वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सीसीएस रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर क्लासेस आपको कंटिन्यूसली देखने को मिलती हैं। तो गवर्नमेंट जॉब जितनी भी बेस्ड है आपके सीसीएस रूल्स एंड सर्विस रेगुलेशंस पर, चाहे वो एमसीआरई हो, आईआईटी हो, एनआईटी हो, नेटा चंडीगढ़ का एएसओ की पोस्ट हो, या एसजीपीजीआई में स्टेनो, एलडीसी, अकाउंट ऑफिसर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, अदर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट है इंक्लूडिंग लाइक एनआईटी जालंधर, जहां पे अभी रिक्रूटमेंट आपके सुपरिंटेंडेंट को आपको देखने को मिल जाती है। आईसीएमआर की रिसेंटली पोस्ट है अकाउंट ऑफिसर, एडमिन ऑफिसर की, वहां पे आपको ये देखने को मिल जाती है। तो डेफिनेटली ये क्लास आपके काम आने वाली है। और ये जो क्लास है, ये नंबर गलत हो गया यहाँ पे, ये क्लास नंबर 4 होने वाली है हमारी। 3 क्लासेस हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं। ये जब हम आपको पीडीएफ शेयर करेंगे तो ये करेक्शन करके हम भेज देंगे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास। अगर चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन करो, ताकि इन फ्यूचर जब भी क्लासें आती हैं आपको पता लग जाएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पर एक्टिवली आपको हमारे मैसेजेस देखने को मिल जाते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो वीडियो देखते टाइम एमसीआरई के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो देखो अभी एमसीआरई के रिजल्ट की कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, डिले है, वो बैकएंड पर है, एडमिन की तरफ से है। तो रिक्रूटमेंट सेल एम्स की जब भी रिजल्ट अनाउंस करेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमें होगी तो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। अभी आपके लिए इन्फॉर्मेशन यही है कि इनमें से ऊपर वाले किसी भी एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हो तो आप कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करते रहो, रिजल्ट की चिंता मत करो। रिजल्ट आएगा, मेहनत की होगी, डेफिनेटली आपका पेपर निकलेगा। सीसीएस रूल्स में एमसीक्यू के रिवीजन सीरीज है, 1000 क्वेश्चंस आपको करवाने हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की बारी है। फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है सीसीए की। सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 में आपने ये वाला रूल पढ़ा है। सीसीएस सीसीए रूल्स क्वेश्चंस आते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शंस, पेनल्टी क्वेश्चंस यहीं पे देखने को मिलते हैं आपको। तो आपने यही बताना है कि ये सीसीएस सीसीए के अंदर सीसीए क्या है। इट्स नॉट चाइल्ड केयर। अगर किसी को लगता है कि सीसी शायद चाइल्ड केयर हो सकता है, इससे कुछ और होगा, ऐसा नहीं है। तो सीसीए की फुल फॉर्म आपने बतानी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्लास कंट्रोल एंड एप्लीकेशन, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड एप्लीकेशन, कंबाइंड क्लासिफिकेशन एंड अपील। अब इतना तो बच्चों को आइडिया है कि अपील अपील वाला है जो आंसर है, तो ये तो कैंसिल हो गया, और एक आपका ये कैंसिल हो गया। अब या तो ये हो सकता है और या डी हो सकता है। तो क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रहेगा या कंबाइंड क्लासिफिकेशन एंड अपील रहेगा। आपको आंसर्स पता है, आप भी आंसर्स मार्क करते हुए चलना। नहीं पता है तो आंसर हम आपके साथ शेयर करेंगे और इंफॉर्मेशन है आपको प्रोवाइड करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, चल तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सीसीएस सीसीए रूल्स में सीसीए का मतलब होता है क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी होने वाला है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सीसीएस सीसीए रूल्स हैं ये होते क्या हैं आपके? कई बार इसकी भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो इसका मतलब होता है, ये हर एक रूल में आता है, इसका मतलब होगा सेंट्रल सिविल सर्विसेज। क्या होगा इसका मतलब? सेंट्रल सिविल सर्विसेज। क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील हो गया। ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं ये आपके बनाए जाते हैं, किसके लिए बनाए जाते हैं? जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज हैं, ए ग्रुप हो, बी ग्रुप हो या सी ग्रुप हो, उसको अगर कुछ ऐसा है कि सबसे पहले तो उनका क्लासिफिकेशन बताती है ये एबीसीडी के बारे में। दूसरा, कंट्रोल में सारा प्रोसीजर आता है। अपील में अगर जैसे सस्पेंशन है, अगर किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया तो उसका अपील वो करेंगे तो उनका क्या प्रोविजन है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर पता चलती है। ठीक है, बेसिकली इस रूल के बारे में आप जानोगे तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इसके अंदर आती हैं, उसके बारे में आपको पता लग जाता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। एफआर की फुल फॉर्म बतानी है फाइल मैनेजमेंट के अंदर। सबसे पहला सवाल है कि फाइल मैनेजमेंट वाला जो ये टॉपिक है ये आपका सीएसएमओपी में आता है। किस में आता है? सीएसएमओपी में। ठीक है, सीएसएमओपी। सीएसएमओपी क्या होता है आपका? सीएसएमओपी होता है सेंट्रल, ये हम पहले आपको बता चुके हैं, दोबारा से फिर बता देते हैं। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स। ठीक है, मैनुअल्स ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स। इसमें क्या सिखाया जाता है? फाइल के बारे में, नोट के बारे में, पेपर टैगिंग के बारे में, अगर हम फाइल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो यहां पे एक जो वर्ड आता है फाइल के जो स्ट्रक्चर का, फाइल के अरेंजमेंट का, वो आप सबको पता होना चाहिए।
ठीक है। क्या आता है, फाइल का एक कवर होता है, यूनिक फाइल नंबर भी होता है, सब्जेक्ट लिखा होता है उस पर, किस सेक्शन का है वो भी लिखा होता है, जो भी इसके अंदर ड्राफ्ट हैं, नोट्स हैं, वो अरेंज होते हैं, करस्पॉन्डेंस पोर्शन है वो अरेंज होता है। तो यहां पे एफआर से पूछा जाता है आपसे, एफआर क्या होता है, फ्रेश रिकॉर्ड, फास्ट रिसीविंग, फ्रेश रिसीट या फार रिकॉर्ड। तो इसका देखो सीधा मतलब होता है फ्रेश रिसीट। फ्रेश रिसीट का मतलब क्या होगा कि जो लेटर या केस या कोई इंफॉर्मेशन आपके पास जस्ट रिसीव हुई है उसको फ्रेश रिसीट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेश रिसीट। अब इसका थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। जो ये एफआर है ना, एक एफआर होता है, एक पीयूसी होती है, एफआर होता है, पीयूसी होती है और अदर फ्लैग्स होते हैं। एफआर हो जाएगा फ्रेश रिसीट, यानी कि लार्जेस्ट इनकमिंग डॉक्यूमेंट यही होते हैं। लिख दे इस पे, लार्जेस्ट इनकमिंग डॉक्यूमेंट, जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। पीयूसी क्या होता है, पीयूसी होता है पेपर दैट इज अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, ये आपका केस होता है। पीयूसी की फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी जाती है, ये आपका केस होता है। अदर फ्लैग्स में आप ऐसे ऐसे लिखते हो, अगर आपने नोटिंग की होगी, फ्लैग ए, फ्लैग बी, है ना, या दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है डैश ना लगा के आप फ्लैग ए, फ्लैग बी, इस तरह से लिखते हो। तो ये जो पोर्शन आपने पढ़ा ना, एफआर, पीयूसी और अदर फ्लैग्स, ये क्या है, ये फ्लैगिंग के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बच्चों, ये फ्लैगिंग के अंदर आता है। ऐसे ही टैगिंग होती है। टैगिंग में आपके नोट आते हैं, करस्पॉन्डेंस पोर्शन आता है। टैगिंग में क्या आता है, नोट आता है आपका और करस्पॉन्डेंस पोर्शन आता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर कि जो पेज की नंबरिंग वाला है, तो पेज की नंबरिंग बहुत जरूरी होती है फाइल मैनेजमेंट में। ठीक है, ताकि कोई पेज कल को मिस भी होता है तो आपको पता लगेगा पेज यहां से निकल गया है। दूसरा ये होता है कि पेज नंबर की इंफॉर्मेशन के साथ अगर कोई इंफॉर्मेशन कहीं पे गई है उसको आपको प्रूफ देखना है। पेज नंबर लिखा है 45, तो फाइल आप ओपन करोगे 45 नंबर का पेज आप देख पाओगे। ठीक है, तो ये होता है आपका फाइल मैनेजमेंट का तरीका। तो फाइल मैनेजमेंट में सबसे जरूरी होता है ये आपका टैगिंग, फ्लैगिंग और नंबर, तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आ जाती है। सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 में जो आपके आए उसकी एग्जैक्ट डेट बतानी है, कब से वो लागू हुए। ठीक है, लागू कब हुए ये बताना है इसके अंदर। 1 जुलाई 1964 को हुए, 1 जनवरी 1964 को हुए, 31 दिसंबर 1964 को हुए या 30 नवंबर 1964 को। अब कंफ्यूजिंग बड़ा है, आए तो 64 में थे बट कब आए थे। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका 30 नवंबर। ठीक है, आपने याद रखना है 30 नवंबर 1964 लागू हो जाते हैं। दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया, सीसीएस सीसीए रूल्स, ये तो आपको पता ही है 1965 के अंदर आए थे, लेकिन 1965 में आए कब थे, लागू कब हुए, ये बात सवाल आता है। तो देखो जनवरी 65 में हुए, दिसंबर 65 में हुई, अप्रैल 65 में हुई। और आंसर ये भी हो सकता है, आप ये मत सोचा करो कि कभी ये आंसर नहीं होगा। डेफिनेटली आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे जिसमें नन भी आंसर होगा, है ना। देखो जिसको सही आंसर पता है वो तो बता देगा कि इसका नन भी होगा, कि इनमें से कोई नहीं है। चलो, तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है दिसंबर 1965। कितना होगा, 1 दिसंबर 1965, 1 दिसंबर 1965 तब ये आपके लागू हुई थी। चलो 58 देख लेते हैं। मैक्सिमम फैमिली पेंशन अलाउड अंडर 7 सीपीसी, जो आपका 7th सेंट्रल पे कमीशन आया। देखो बच्चों 7th सीपीसी, ये भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं सेंट्रल पे कमीशन। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल पे कमीशन। ठीक है, तो बताओ 50,000 थी, 75,000 थी, 9,000 थी या 55,000 थी। अब क्वेश्चन आपके सामने है, आपको आंसर देना है, बोलो। तो इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है 75,000। 75,000 ये जो आपकी मैक्सिमम सैलरी है ना, उसका 30% होता है, 30% ऑफ मैक्सिमम सैलरी। उससे ज्यादा भाई पेंशन नहीं दे सकते फैमिली को, ये रूल है। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपने सिंपल आंसर याद रखना है, दैट इज 75,000। 75,000 होगी मैक्सिमम फैमिली पेंशन, और मिनिमम आपको पता है 9,000 से कम नहीं हो सकती। मिनिमम का भी प्रोविजन है ना 7 सीपीसी में, किसी भी एम्प्लॉय की पेंशन बने या फैमिली की पेंशन बने वो 9,000 से कम
नहीं हो सकती, ये बात आपने याद रखनी। अच्छा, डीएनएस अलाउंस अगर 50% बढ़ता है, डीए ये 50% बढ़ता है, तो बेसिक पे और जो मॉनेटरी सीलिंग है ग्रेचुइटी की, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की, एचआरए की, हॉस्टल सब्सिडी की, ये कितनी बढ़ जाएंगी? ये भी परसेंटेज आपसे पूछिए, बताओ इसके अंदर क्या आएगा। 10%, 20%, 25%, 30%। तो इसका राइट आंसर है वो 25% होने वाला है। ठीक है, 25% हुआ तभी आपकी ग्रेचुइटी है वो 20 लाख से 25 लाख हो गई थी। क्या हुई है ये? ग्रेचुइटी। इसका हमने अलग से आपको ऑफिस मेमोरेंडम भी है, पढ़ाया है 20 से 25 लाख वाला। ठीक है, ऐसे ही हॉस्टल सब्सिडी है, हम पढ़ा चुके हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है 2250 से 2850 जो हो गया वो टोटल। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको 25% बढ़ गया था। एनपीएस को न्यू पेंशन स्कीम बोलते हैं, एप्लीकेबल है न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जिनकी ज्वाइनिंग हुई। तो कब से लागू हुआ था ये? 1 जनवरी 2004 से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 1 जनवरी 2004। कहने का मतलब क्या होता है कि 1 जनवरी 2004 के बाद या 1 जनवरी 2004 को जितने भी एम्प्लॉइज ने ज्वाइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उन पर एनपीएस लागू होता है, ना कि जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ। तो जीपीएफ कब से लागू हुआ? अगर सवाल यही आ जाता है कि जीपीएफ, तो जीपीएफ आएगा ऑन एंड बिफोर 31 दिसंबर 2003। इतने से पहले पहले जिसने ज्वाइन करा है ना, उस पर जीपीएफ लागू होता है। चलो, PRAN दैट इज प्राण, तो इसको ऐसे शॉर्ट में प्राण बोला जाता है। तो प्राण की फुल फॉर्म आपने बतानी। बताओ आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा आपका। पी से परमानेंट, आर से रिटायरमेंट, ए से अकाउंट, एन से नंबर। परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। जब भी आप एनपीएस में सब्सक्राइब करते हो या सब्सक्राइबर बनते हो, मेंबर बनते हैं इसमें, तो जो सब्सक्राइबर है उसको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, यूनिक नंबर, उसको बोलते हैं प्राण नंबर। और ये जो प्राण नंबर है ये लास्ट तक आपके काम करेगा अप टू रिटायरमेंट। ठीक है, होल द लाइफ, क्योंकि यही आपका एक रिटायरमेंट का नंबर होता है, दैट इज यूनिक। और ये जो प्राण नंबर की फैसिलिटी है ये किस में आती है आपकी? ये आती है आपकी एनपीएस के अंदर, एनपीएस के अंतर्गत आती है ये। ठीक है, चलो। अच्छा बच्चों, एक मैसेज देना था। ये देखो, क्लास तो सबके काम आएगी है, लेकिन नेटर एएसओ की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, वो अभी सीरियस नहीं है। पेपर की डेट आएगी, फिर उनके बार बार मैसेज आएंगे, 2 क्लास लो, 3 क्लास लो पर डे, इतने इतने मॉक क्वेश्चंस डेली, 50 क्वेश्चंस करवाओ, डिटेल्ड उनको करवाओ, ये रह गया, ये टॉपिक रह गया। अभी उनको कोई टेंशन नहीं है इस चीज की कि आप पेपर में करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, जितनी ये वीडियो हो जाएंगी ना, आप एक दिन में नहीं पढ़ पाओगे, 2 दिन में नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ लोगे तो समझ नहीं पाओगे, याद नहीं रह पाएगा। इसलिए क्या है, कंटिन्यूअसली आप अपनी तैयारी करते रहो, पेपर चाहे जो मर्जी हो। मैक्सिमम डेज ऑफ जेटी अलाउड इन केस ऑफ एयर ट्रेवल। अगर आप हवाई जहाज से यात्रा करते हो तो ज्वाइनिंग टाइम जो आपको दिया जाता है वो कितना मिल जाता है, मैक्सिमम डेज बताना है। तो इसका ये आंसर हम आपको बच्चों पहले भी मैराथन क्लास में भी बताया था। 12 दिन का मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम आपको अलाउड होता है अगर आप एयर ट्रेवल करते हैं तो। ठीक है, एयर ट्रेवल की कहीं पे फैसिलिटी है तो 12 दिन का केवल आपको ज्वाइनिंग टाइम मिल जाता है। ज्वाइनिंग टाइम कैन नॉट बी कंबाइंड विद, ज्वाइनिंग टाइम किसके साथ कंबाइन नहीं होता ये बताना है। अर्नड लीव के साथ कंबाइन हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के साथ हो जाएगा, बट कैजुअल के साथ नहीं होगा। ऑल ऑफ द अबव हमने ऑप्शन इसलिए दिया ताकि बच्चे इसको टिक करें, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो कैन नॉट बी कंबाइंड की जब बात आएगी तो ओनली द राइट आंसर विल बी सीएल। कैजुअल लीव के साथ ज्वाइनिंग टाइम क्लब नहीं किया जा सकता, ज्वाइन नहीं किया जा सकता, कंबाइन नहीं कर सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको एनपीएस से देखने को मिलेगा। आपको बताना है प्रीमेच्योर अगर एग्जिट करते हो आप एनपीएस के अंदर, न्यू पेंशन स्कीम के अंदर, अगर प्रीमेच्योर एग्जिट, इसका मतलब ये होता है कि रिटायरमेंट से पहले ही आप एग्जिट करना चाहते हैं, तो लमसम जो अमाउंट है आपको लगभग लगभग कितने परसेंट है जो उसका मिल जाता है? 40%, 20%, 50% या 75%? इसका आंसर आपने बताना है। तो देखो, इसका आपने पढ़ा होगा, हमने एनपीएस की क्लास में आपको पढ़ाया है पहले, अगर आपने क्लासें कंटिन्यू करी हैं हमारी, 20% तक है जो लमसम अमाउंट आपको पेबल होता है, मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको नहीं मिलता।
क्योंकि आपने प्री मैच्योर एग्जिट किया है, प्री मैच्योर एग्जिट में ही नुकसान है, 20% तक ही आपको मिल पाएगा, दैट इज पेबल। डाइज नॉन का एक पीरियड है, पूछा जाता है और हमने ब्रैकेट में लिखा है होमवर्क का क्वेश्चन है। वैसे देखो डाइज नॉन का मतलब ये होता है कि ऐसी सर्विस जो ना कभी आपके प्रमोशन में गिनी जाएगी ना आपके पेंशन में गिनी जाएगी, मतलब आपको नुकसान है इस टाइप का। ठीक है, तो एक ऐसा पीरियड है, इसको डाइज नॉन कर देते हैं, इसको गिनते ही नहीं हम। तो वो कब गिना जाता है आपका, बिलफुल एब्सेंस में गिना जाता है, या जो एब्सेंस आपकी रेगुलराइज नहीं होती किसी भी तरह की लीव से उसमें गिना जाता है, या उसको हम सर्विस ब्रेक ट्रीट नहीं कर सकते, डाइज नॉन। तो ये बताना है आपने। अब आइडिया तो आपको लग गया होगा वैसे तो, बट ये होमवर्क क्वेश्चन रखा है हमने। क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर इसका आंसर है जो आपके साथ हम शेयर कर देंगे। ठीक है, या जो नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे तो उसमें भी इसका डिस्कशन हम जरूर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, चलो, तो आपको पता लग गया होगा, इसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। और जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको ये क्वेश्चन क्विज के अंदर देखने को मिलेगा और क्विज में आप अपना आंसर पुट कर सकते हैं। ठीक है, डेली आपको क्विज मिल जाती है, तो उस क्विज के अंदर क्वेश्चंस में आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा। पेनल्टीज जो डिफाइन की जाती हैं सीसीएस सीसीए रूल के अंदर, जो आपके 1965 में आए थे, तो पेनल्टी का रूल नंबर बताना है, किस रूल नंबर में पेनल्टी के बारे में बताया गया है। रूल नंबर 9, 10, 11, 13, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो पेनल्टीज के बारे में डिस्कशन आपका रूल नंबर 11 के अंदर किया जाता है, जो कि सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 के अंदर आती है। थोड़े देर पहले शायद पहले क्वेश्चन में आपसे फुल फॉर्म पूछी थी, अब आपने फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बतानी है कि सीसीए का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इज मेंशन्ड इन विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई का एक्ट आया 2005 का, उसमें जब कभी इंफॉर्मेशन का जवाब नहीं देना होता, अभी जैसे हमने नेटर में आरटीआई लगाई तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के बारे में पूछा, तो अभी उन्होंने इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल का हमें आंसर दिया, हालांकि वो एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर में नहीं दिया। अगर एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर में देते वो आंसर, तो हमें आंसर लिखा आता अंडर सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। ठीक है, तो वो आपका सेक्शन 8 है जिसमें आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल हो, किसी की पर्सनल लाइफ का सवाल हो, ऐसी इंफॉर्मेशन किसी के साथ प्राइवेसी वाली शेयर नहीं की जाती। चलो, ऑटोनॉमस बॉडीज जो हैं उनको ऑटोनॉमी दी जाती है ताकि वो अपने काम खुद से कर सकें, जैसे कि एम्स है आपका, नेटर की तैयारी करते हो आप आईआईटी की तैयारी करते हो आप, तो ये सारे के सारे आपके ऑटोनॉमस बॉडीज हैं। ठीक है, पीजीआई चंडीगढ़ की तैयारी करते हो आप, दैट इज ऑटोनॉमस बॉडी। तो बताना है उनमें कौन सा मेमोरेंडा है जो साइन होता है, कौन सी ऑटोनॉमी जो दी जाती है किस एक्ट के तहत दी जाती है, एमओयू, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या बोथ बी एंड सी। अब देखो, जिन बच्चों को आंसर पता है इसका, वो क्या करेंगे, इसका आंसर बी टिक करेंगे, सॉरी सी टिक करेंगे और आगे चलेंगे। सी बिल्कुल ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लेकिन हमने आपको ये चीज इसलिए बताई है, हो सकता है एमओयू जैसे लिखा जाता है ऐसे एमओए लिख के आपको पूछा जाए, तो एमओए भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो कोशिश आपने फिर इसमें यह करनी है कि आपका आंसर डी होगा। वैसे डेफिनेटली 100% आपको ऑप्शन एक ही मिलेगा। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, दैट इज ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लेकिन जो हमने क्वेश्चन पूछा है उसका जब आप आंसर करोगे तो आंसर इसमें डी होगा आपका। ठीक है, चल 69 देख लेते हैं। डीए की परसेंटेज बतानी है एज ऑन डेट 1 जुलाई 2025 से डीए कितना रिवाइज हुआ आपका। तो इस पे हमने क्लास भी बनाई, डीए के रेविजन का भी बताया, डीए का कुछ बेसिक फंडा भी आपको बताया, तो ये आपको पता होगा जरूर। तो बताइए कितना हो गया। तो ये अब कंफ्यूजन बच्चों में रहेगी, यार या तो ये है या ये है, ना ये है ना ये है। तो देखो ये भी नहीं है क्योंकि ये बिफोर 1 जुलाई 2025 था। तो अभी जो इसका आंसर है वो बी होगा आपका। क्या होगा, बी, दैट इज 58%। 55% से 58% हुआ और 3% की मिली हाइक। ठीक है, इसलिए 1 जुलाई से आपका 58% डीए हो जाता है। कितने महीने की लीव आप ले सकते हो एलपीआर में, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। रिटायरमेंट से पहले
आप कितने दिन की लीव है जो ले सकते हो। तो अगर आप चाहो तो 10 महीने छुट्टी पे रह सकते हो अगर आपके पास इतनी लीव है तो। दैट इज लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। 300 दिन मैक्सिमम आपको मिल जाती है लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। ठीक है। एम्स निटर क्या है, अभी पूछा आपसे सवाल और अभी आंसर आप दे पाओगे। बताओ क्या है। स्टैच्यूरी बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, पीएसयू है या प्राइवेट सेक्टर है। तो एम्स और निटर हैं आपकी ऑटोनॉमस बॉडीज, और ऑटोनॉमस बॉडीज बनाई जाती हैं आपकी मेमोरेंडा ऑफ एसोसिएशन से। ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। ठीक है, क्या पढ़ाया था, मेमोरेंडा ऑफ एसोसिएशन, इसके तहत इनको बनाया जाता है। अगला सवाल आता है बिड सिक्योरिटी का। तो ये जीएफआर का क्वेश्चन है आपका। तो जीएफआर बड़े काम के हैं अगर आप तैयारी करते हो किसी भी एग्जाम की, खासकर ऐसे एग्जाम जो अकाउंट ऑफिसर के। ठीक है, और आपके जो डब्ल्यू असिस्टेंट के एग्जाम है वहां पे भी सवाल इसके अंदर से आते हैं जो डेफिनेटली आपसे पूछे जाते हैं। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा बिड सिक्योरिटी का, कि भाई जो बिड सिक्योरिटी है वो किस फॉर्म में एक्सेप्ट की जाती है, आपने ये बताना है। तो बिड सिक्योरिटी डीडी के फॉर्म में की जाती है, दैट इज डिमांड ड्राफ्ट। क्या होती है इसकी फॉर्म, डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में, या फिक्स डिपॉजिट की रिसीट में, या बैंक गारंटी में, या इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा इनमें से सभी। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका, ऑल। ऑल है इसका आंसर। ठीक है, चलो बिड सिक्योरिटी, अगर आप जीएफआर अगर पढ़ते हो तो बिड सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा आपको यहां पे समझा देते हैं। सबसे पहले तो रूल देख लेते हैं इसका। रूल है आपका 170। 170 नंबर के रूल में हमसे बात की जाती है बिड सिक्योरिटी के बारे में, और बिड सिक्योरिटी के बारे में हमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये आपको सेफ गार्ड करता है जब भी बिडर विड्रॉ करना चाहे या अपनी बिड को ऑल्टर करना चाहे ड्यूरिंग या बिटवीन द बिड वैलिडिटी पीरियड। ठीक है, चाहे वो एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी की से संबंधित हो या लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में। समझ आया आपको। बिड सिक्योरिटी किस लिए ली जाती है, ताकि आप ऑल्टर ना कर सको, चेंज ना कर सको अपनी बिड। ठीक है, बिड सिक्योरिटी को आप दूसरा क्या नाम देते हो, ऑल्सो कॉल्ड, इसको अर्नेस्ट मनी भी बोला जाता है, अर्नेस्ट मनी। अब देखो हिंदी मीनिंग आप देखोगे ना अर्नेस्ट का, तो अर्नेस्ट का मनी का होता है धरोहर। धरोहर, या धरोहर इतना अच्छा नहीं आ रहा समझ में, गिरवी कह देते हैं, गिरवी एक तरह से जो बोलते हैं। अर्नेस्ट मनी आपकी एक गिरवी रखी जाती है कि भाई बिड सिक्योरिटी में हम आपका ये इतना अमाउंट ब्लॉक कर रहे हैं, बाद में जब आपका टेंडर फाइनल हो जाएगा तो ये आपको वापस कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये होता है बिड सिक्योरिटी का पर्पज। क्लियर हो गया। और क्या समझना है इससे संबंधित बिड सिक्योरिटी के बारे में। एक क्वेश्चन और आता है बिड सिक्योरिटी का, कि जो बिड सिक्योरिटी है आपकी वो वैलिड रहती है। यहां पे लिख देते हैं, इसको आप नोट कर लेना। बिड सिक्योरिटी remains valid for 45 days। ये भी क्वेश्चन आता है, 45 days beyond final bid validity period। ठीक है, ये है आपका बिड सिक्योरिटी का फंडा। चलो जी, फिर भी क्वेश्चन आपका बिड सिक्योरिटी का आ गया। अब आपने परसेंटेज बतानी है बिड सिक्योरिटी की जो आपको सबमिट करनी होती है अगर आप लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के अंदर बात करते हो तो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के अंदर 2 से 5% का है जो आपका प्रोविजन होता है बिड सिक्योरिटी जमा करने का। ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के अलावा, जैसे कि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, दैट इज एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी। ठीक है, क्या पूछा गया है, एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी। ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम होमवर्क में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपने बताना है।
कि एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में क्या है। ऑप्शन आपको दे देते हैं, या तो ये ऑप्शन होगा या ऑप्शन ये होगा, ठीक है, या ये होगा या ये होगा। अब हो गया आपके लिए कंफ्यूजन, होना तो इनमें से ये ABCD में से, कोई बात नहीं, आपने आंसर देना है। बट इसका जो आंसर है वो आपका 2 से 5% रहने वाला है। इसलिए अब आप क्या करोगे, GFR के अंदर जाओगे और GFR के अंदर बिड सिक्योरिटी का टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। GFR में जाना है, बिड सिक्योरिटी, हमने रूल नंबर भी बता दिया, 170 से शुरू होता है आपका बिड सिक्योरिटी, ठीक है। बिड सिक्योरिटी का वो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ोगे, फिर इन क्वेश्चंस के जवाब आप दे पाओगे, इसलिए ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, ठीक है। चल, सेवेंटी फोर होमवर्क लिख लिया, 75 देख लेते हैं। सप्लायर्स की संख्या बतानी है आपने जब आप लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी की बात करते हो। तो देखो, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में कितने से ज्यादा होनी चाहिए फर्म, मिनिमम 3 फर्म से ज्यादा होनी चाहिए। और हमने आपसे मैराथन में भी क्वेश्चन पूछा था कि कितने होने चाहिए, तो अगर ऑप्शन में है 1 2 3 4, तब आंसर 4 होएगा। क्यों? क्योंकि मोर देन 3 की बात कर रहे हैं हम, 3 से ज्यादा होना चाहिए, तो 3 से ज्यादा 4 हुआ ना, ये भी ध्यान रखना है। अगर लिखा होगा नंबर ऑफ सप्लायर फर्म शुड बी मोर देन, तो आंसर 3 आएगा। अगर लिखा होगा क्वेश्चन में नंबर ऑफ सप्लायर्स शुड बी डैश इन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, तो जो भी ऑप्शन 3 से ज्यादा जस्ट होगा वो आंसर होगा, चाहे 4 हो। अब जैसे मैं ऑप्शन अगर लिख देता हूं 1 5 6 7, तो ये 5 होएगा ना आंसर, बिल्कुल 5 होगा, 3 से ज्यादा होना चाहिए, तो 5 हो गया मेरा, ऐसे है। चलो, एम्स निटर ये कौन सी बॉडी है, ये थोड़ी देर पहले पूछा भी है, शायद ये रिपीट हो गया होगा या तो सवाल, या देख लेना आप, ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, क्योंकि इनको बनाया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की मदद से, ठीक है। गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, बट इनको आप सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होता है, ऑटोनॉमस बॉडीज अलग होती हैं। तो आप एम्स की तैयारी कर रहे हो तो वो ऑटोनॉमस बॉडी है, आप निटर की तैयारी कर रहे हो वो भी ऑटोनॉमस बॉडी है, मिनिस्ट्री होती है ये, उनके अंतर्गत ये आती हैं और काम करती है, ठीक है। चल, 76 क्वेश्चंस हमने कवर कर दिए हैं अभी तक अपने 1000 क्वेश्चंस की MCQ सीरीज के अंदर। व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, 8307314291, ये व्हाट्सएप नंबर है, कोई क्वेरी है आप भेज सकते हो, आंसर जैसा पॉसिबल होगा जितने टाइम में हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो कोर्स से संबंधित इंफॉर्मेशन भी आपको हमारे इसी व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर भी आप पूछ सकते हैं। तो तैयारी करते रहो बच्चों, नेक्स्ट क्लास के साथ जल्दी अवेलेबल होंगे आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी।